बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये देखना है कि जो रेंट की टैक्स की जो पेमेंट है वो हमने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है और कितनी अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है और क्या हमने टैक्स डिडक्ट करना है या नहीं करना। तो इसमें जो विदहोल्डिंग एजेंट की जो कंडीशन है वो इस सेक्शन में अप्लाई नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ 153 सेक्शन है जहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट आप तब बनेंगे जब आपका लास्ट 5 ईयर में किसी एक साल में अगर टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है तो आप विदहोल्डिंग एजेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे अगर हम इसकी स्टडी करें तो क्या ये सेक्शन हमारे ऊपर अप्लाई होता है। अगर रेंट की पेमेंट हमने करनी है और कितनी अमाउंट तक करेंगे तो टैक्स हमने डिडक्ट नहीं करना, अगर कितनी अमाउंट से ऊपर निकलेंगे तो हमने टैक्स डिडक्ट करना है। क्या ये कंबाइन अमाउंट है? तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमने इसको स्टडी करना है, क्योंकि जो रेंट की पेमेंट्स हैं मोस्टली जो बिज़नेस हैं वो शॉप या वेयर हाउस रेंट पे लिए होते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट तरह की जो कंडीशंस और क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी हमने टैक्स विदहेल्ड करना है या नहीं करना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विदहोल्डिंग एजेंट अगर 100 मिलियन से ऊपर है तो हमने डिडक्ट करना है। तो हमने इसकी प्रोविजन, इस सेक्शन की जो प्रोविजन है उसको स्टडी करना है। तो सेक्शन कौन सा है? 153 सॉरी 155 रेंट टैक्स कैलकुलेशन। इसमें दो चीज़ें हमने याद रखनी है कि जो पेमेंट है वो या तो कंपनी करेगी या वो अदर देन कंपनी। ठीक है, कंपनी से मतलब ये है कि जो पीवीटी है, और अदर देन कंपनी में एओपी भी आ सकता है, बिजनेस इंडिविजुअल भी आ सकता है। ठीक है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। कंपनी के केस में तो हमने टैक्स डिडक्ट करना ही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, बिल्डिंग 1 जनाब आपने रेंट पे ले ली है। इसका जो रेंट है ना वो पर मंथ 1 लाख रुपए है, और अगर मल्टीप्लाई इसको 12 से करें तो ये अमाउंट बन जाएगी 1.2 मिलियन। अब आपने एक लैंडलॉर्ड को पेमेंट करनी है रेंट की, और उसका जो रेंट है वो पूरे साल का 12 लाख है। पेमेंट कौन कर रहा है, एओपी या बिजनेस इंडिविजुअल, यानी कि दोनों में से कोई एक कर रहा है। ठीक है, हम ज्यूम करते हैं जी एओपी कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसकी पेमेंट करने लगे हैं तो क्या आपने इसका टैक्स डिडक्ट करना है, विदहेल्ड करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सेक्शन 153 है वो ये कहता है कि अगर आप रेंट की पेमेंट कर रहे हैं और वो 1.5 मिलियन से लेस देन है, ठीक है, इक्वल टू भी नहीं है, लेस देन की बात हो रही है कि 1.5 मिलियन से लेस देन है, तो फिर आपने जो एओपी या जो बिजनेस इंडिविजुअल है यानी कि अदर देन कंपनी है, तो इन्होंने टैक्स को विदहेल्ड नहीं करना। ठीक है, इसको हम स्टडी भी कर लेते हैं कि रूल के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मेरे सामने सेक्शन 155 जो है वो मैंने ओपन किया है। ठीक है, सेक्शन 155 हमने ओपन किया हुआ है, ये वाला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर जो एक्सक्लूशन है उसका आखिरी पॉइंट है एनी अदर पर्सन, इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पेइंग ग्रॉस रेंट ऑफ ₹1.5 मिलियन एंड अबाव इन अ टैक्स ईयर, यानी कि 15 लाख या इससे ऊपर निकलते हैं तो टैक्स विदहेल्ड करना है। तो ये टैक्स कितना, ये अमाउंट कितनी है रेंट की, 1.2 मिलियन, तो क्या हमने टैक्स विदहेल्ड करना है? नो, हमने नहीं करना, पूरी की पूरी अमाउंट हम जमा उनको दे देंगे। ठीक है, अब इसके पीछे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी हमने रूल ने ये क्यों बनाया, यानी कानून क्यों बनाया। तो इसमें एक चीज़ सिंपल आपने याद रखनी है कि हर चीज़ के पीछे गवर्नमेंट जब भी कोई रूल सेट करती है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि अब अगर एक 15 लाख तक अगर एक अमाउंट है वो सफिशेंट है, 15 लाख से ऊपर अगर कोई अमाउंट पे करेंगे या यहाँ तक एक स्लैब बना दी है तो वो यूज्यूम करेंगे कि ये जो एओपी है या ये जो बिजनेस इंडिविजुअल है इनका स्टैब्लिश बिजनेस है, मतलब ये इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब अगर एक रिटेलर है जिसकी एक ही शॉप है और वो साल का अगर 1 लाख रुपये रेंट देता है तो उसको तो टैक्स का पता ही नहीं है, तो वो कैसे टैक्स कैलकुलेट करेगा। ठीक है, उसको तो नहीं पता। इस वजह से गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि 1.5 मिलियन जो पे कर रहा होगा उसके पास कुछ मैनेज करने की एबिलिटी होगी और उसका बिजनेस भी थोड़ा स्टेब्लिश होगा, और उससे हम पूछेंगे कि तुमने टैक्स विदहेल्ड किया है या नहीं किया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आपने बेस बनाना है। ये क्वेश्चन जो हमने अभी स्टडी किया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग है और हमने रेंट दिया है तो उसका 12 लाख रेंट है तो हमने टैक्स नहीं डिडक्ट करना है, क्योंकि ये 15 लाख से ऊपर या 15 लाख तक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक रेंट का लेजर चल रहा होगा जिसके अंदर आपने जनाब 12 लाख रुपया
एक बिल्डिंग 1 का रेंट लिख दिया। ये हम ज्यूम करते हैं ये बिल्डिंग 1 क्या था, इसका वेयर हाउस था, जो भी एओपी था बिजनेस। एक बिल्डिंग 2 है जी। बिल्डिंग 2 क्या है, बिल्डिंग 2 जनाब इनका शॉप भी है, वहाँ पे हेड ऑफिस भी है, यानी कि नीचे उनका जनाब शॉप है और उनका ऊपर उनका ऑफिस है। उसका जो रेंट दे रहे हैं वो भी 1 लाख रुपए दे रहे हैं, वो भी 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो यानी कि उसका जो रेंट है वो भी कितना है, 1.2 मिलियन। ठीक है, अब बिल्डिंग 2 आपने रेंट पे किया, इस लेजर पे आ जाएं तो बिल्डिंग 2 का रेंट कितना हो गया जी, 1.2 मिलियन। अब ये देखिएगा ज़रा कि अब दोनों बिल्डिंग को मिला के रेंट के लेजर की जो अमाउंट है वो कितनी होगी, 24 लाख। तो अब ये अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि इस अमाउंट से 1.5 मिलियन से बढ़ गई है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी मैंने जो वो प्रोविजन या एबिलिटी जो उन्होंने कहा हुआ है, प्रोविजन था 155 में, क्या वो सिंगल बिल्डिंग पे था या क्यूमुलेटेड रेंट पे था। तो एक चीज़ याद रखें, ये क्यूमुलेटेड रेंट के ऊपर है कि अगर आपका रेंट का लेजर 2.5 मिलियन है जो कि 15 लाख तक या इससे बढ़ गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस बिल्डिंग के ऊपर भी टैक्स विदहल्ड करूंगा और इसके ऊपर भी। अब मैंने क्या करना है, इसका भी विदहल्ड करना है और इसका भी विदहल्ड करना है। अगर मेरे पास पहले एक ही बिल्डिंग थी जिसका रेंट 15 लाख से कम था तो मैंने कहा जी नो टैक्स। लेकिन चूंकि मेरे पास बिल्डिंग 2 हो गई हैं और रेंट के लेजर में अमाउंट 15 लाख तक या इससे बढ़ गई है, तो मेरे लिए बिल्डिंग 1 भी अब टैक्सीबल हो जाएगी, इसका टैक्स मैंने डिडक्ट करना है, और बिल्डिंग 2 भी टैक्सीबल हो जाएगी, इसका मैंने टैक्स विदहेल्ड करना है। ये सिचुएशन किस केस में है, सिर्फ और सिर्फ एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल के केस में। अब ये जो 24 लाख आएगा, इसको हमने इंडिविजुअल यानी कि इसको चेक करना है स्लैब रेट के मुताबिक, जो रेंट के स्लैब रेट हैं उनके मुताबिक। टैक्स कार्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। और इसी तरीके से इसको हमने स्लैब के मुताबिक, क्योंकि ये ऑनर ए हो सकता है और ये ऑनर बी हो सकता है, तो इसकी इनकम डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, कंबाइन नहीं करना हमने। ठीक है, इनकम के मुताबिक जिस बंदे का जितना रेंट है उसके मुताबिक पहली चीज़ ये है कि हमने ये देखना है कि क्या टैक्सीबल है। अगर तो 15 लाख तक या उससे कम, 15 लाख से कम है, तो फिर क्या है, वो टैक्सीबल नहीं है। लेकिन अगर कंबाइन रेंट 15 लाख से बढ़ गया है या एक ही बिल्डिंग का रेंट बढ़ गया है, तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्सीबल। जब टैक्सीबल होगा तो 2 बिल्डिंग है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर ए का अलहदा कैलकुलेट होगा स्लैब के मुताबिक, मिस्टर बी का अलग से कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये हमने इसके मुताबिक जो रूल के मुताबिक इसको स्टडी कर लिया कि जी ये रेंट इसका कॉन्सेप्ट क्या था। अब आता है पॉइंट कंपनी का। अच्छा, कंपनी अगर 1 लाख रुपया भी रेंट दे रही है ना, तो इस केस में जनाब ये टैक्सीबल है, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एज ए पीवीटी कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब ये जो पीवीटी कंपनी है ये पेमेंट कर रही है लैंडलॉर्ड को, तो फिर क्या है, कोई लिमिट नहीं है। 1 लाख भी रेंट है तो हमने जनाब 15% भी दर्ज करना है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि फाइलर या नॉन फाइलर के ऊपर डबल रेट होता है। जैसे 153 सेक्शन है, अगर किसी का 4% रेट है फाइलर का और वो नॉन फाइलर है तो 8% यानी कि डबल रेट हो जाता है। इस केस में अंडर सेक्शन 155 ये अप्लाई नहीं होता। इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि टैक्स जो रेंट की अमाउंट है, अदर देन कंपनी के केस में कोई फाइलर नॉन फाइलर का रेट नहीं है, स्लैब रेट के मुताबिक आपने चार्ज कर देना है, चाहे वो फाइलर है नॉन फाइलर, आपने देखना ही नहीं है। सिर्फ आपने रेंट देखना है क्या वो मेरा 1.5 मिलियन तक या इससे ऊपर निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो स्लैब रेट के मुताबिक अप्लाई कर देना। फाइलर नॉन फाइलर के कोई सेपरेट रेट नहीं है, एक ही रेट है जो स्लैब रेट है। सेम इसी तरीके से जब कंपनी पे करेगी लैंडलॉर्ड को, तो उसने भी कोई फाइलर नॉन फाइलर का स्टेटस नहीं देखना, सिंपल जो अमाउंट है उसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई करने हैं और पेमेंट कर देनी है। मतलब ये हुआ कि 155 सेक्शन के अंदर फाइलर नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता। अब आता है पॉइंट कि एक सिनेरियो दूसरा है, वो क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे हम इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा सिनेरियो ये है कि जनाब आप रेंट की पेमेंट कर रहे हैं 1.2 मिलियन जो कि 15 लाख तक या उससे कम है। ठीक है, और आपका लास्ट टैक्स ईयर में जो टर्नओवर है ना वो 120 मिलियन है। ठीक है, अब 153 सेक्शन क्या कहता है कि अगर लास्ट ईयर में आपका टर्नओवर 100 मिलियन तक या इससे ऊपर निकल गया है तो आप क्या बन जाएंगे, विदहोल्डिंग एजेंट। तो मेरा जनाब 155 की मैंने पेमेंट करनी है भाई साहब। ठीक है,
155 की, और मेरा रेंट जो है 1.2 मिलियन है, जो कि 155 ये कहता है 15 लाख से कम है तो टैक्स आप ना चार्ज करें, नो चार्जिंग, नो डिडक्शन। ठीक है, वो लैंडलॉर्ड खुद अपना टैक्स जमा कराएगा, आपने डिडक्ट नहीं करना, उसके बिहाफ पे जमा नहीं करवाना। तो मेरी एक कंडीशन तो 155 वाली मीट हो गई है, तो मेरा जो टर्नओवर है वो, लेकिन वो 100 मिलियन से ऊपर है, तो क्या मैंने टैक्स डिडक्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, रूल ये कहता है जी आप विद होल्डिंग एजेंट होंगे, 100 मिलियन से ऊपर टर्नओवर है लास्ट 5 ईयर, किसी एक साल में भी, तो आप इस साल में, और जो रेंट वाला क्या कह रहा है जो सेक्शन के जी 15 लाख तक, 15 लाख से कम पेमेंट है तो आपने डिडक्ट नहीं करना है, तो क्या मैंने अप्लाई करना है। तो एक चीज़ याद रखें, ये जो लिमिट है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 153 के लिए है। ठीक है, ये सेक्शन जो, सॉरी मैं इसको ज़रा सही कर लूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ रूल किसके लिए है, 153 के लिए, इसको आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है, जब सेक्शन 153 में आएंगे तो आपने उसका स्लैब देखना है, उसका स्लैब क्या है 100 मिलियन, तो 155 की पेमेंट करनी है तो इसका स्लैब क्या है 15 लाख, तो इसको आपने मिक्स नहीं करना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी मैं भी होल्डिंग एजेंट हो गया हूँ तो सारी पेमेंट करनी, ऐसा नहीं है। उसने ये वर्ड यूज़ किया है सेक्शन 153 के अंदर। अगर वो कहता है जी आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, अगर आप 100 मिलियन से ऊपर हैं तो फिर तो ये लिमिट नहीं है, तो हम ज्यूम करते जी ठीक है ये उस पर अप्लाई होता है, लेकिन उसने तो कोई बात नहीं की, इसका मतलब ये हुआ कि उसने इस सेक्शन में बात की है, 155 में बात नहीं की। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसको आप क्लियर कर लें। और इसको हमने क्यों डिस्कस किया है कि अगर आप 15 लाख से ऊपर रेंट दे रहे हैं या 15 लाख तक दे रहे हैं और टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे, तो आपको एक नोटिस रिसीव होगा कि आपने टैक्स विदहेल्ड करना था, नहीं किया, लिहाजा उसको जमा कराएं। ठीक है, तो आप जब बिज़नेस में आप कर रहे हैं तो टैक्स की, जैसे मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, जो टैक्स है वो ऑन एवरेज बिजनेस के अंदर 40 to 50% उसकी कॉस्ट हो चुकी है। मतलब सारी चीज़ें आप जमा करें एवरेज, किसी दिन इस टॉपिक पे हम लेक्चर बनाएंगे कि टैक्स की एवरेज कॉस्ट कितनी है, तो मतलब पेनल्टीज़ वगैरह हर चीज़ शामिल करके एवरेज 40 से 50% जो बिज़नेस की कॉस्ट है वो टैक्स की फॉर्म में है। तो अगर आप सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में अगर नोटिस आएगा और आपने डिडक्ट करना था, नहीं किया, और अगर टाइम पे अगर आपको पता होता तो आपने डिडक्ट करना था, बाद में जब आपने पेमेंट कर दी 2-3 साल बाद नोटिस आएगा, हो सकता है आपने बिल्डिंग छोड़ दी हो, तो उस सिचुएशन में फिर आपको पॉकेट से जमा करवाना पड़ेगा, और जो ऑब्वियसली जो टाइम भी ज़ाया होगा, पैसे भी ज़ाया होंगे। तो हमें बिज़नेस करते हुए, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं, तो हमें सब जो चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, वो जो बेसिक एथिक्स हैं, जो रूल्स हैं, वो हमें बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हमें फॉलो करनी है ताकि हम पेनल्टी से बच सकें। और अब आपको पता है कि डिफरेंट तरीके से एफबीआर प्रेशराइज कर रही है, अब नए बजट के ऊपर अभी फिर डिस्कशन स्टार्ट हो गई हैं, तो इसलिए हमें बिजनेस करते हुए हर एक स्टेप पे सोचना है कि क्या इसमें टैक्स इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर हमारी डायरेक्शन ठीक ना हो और हम काम कर रहे हैं और वन फाइन डे हमें एक नोटिस रिसीव हो जिसके ऊपर हमने ये देखा कि ये तो हमने किया ही नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में उसको मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, उसके ऊपर हम ओपन डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।